हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग बाय टेक्स्ट बुक। आई एम सोनप्रिया एंड दोस्तों आज हम बात करेंगे एक रीसेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट की जो काफी चर्चा में है। रिसेंटली 2 दिन पहले 24 अगस्त 2022 को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग के अंदर वन ऑफ द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रशिया, जो कि इंडिया का ऑल वेदर फ्रेंड है, उसने एक प्रस्ताव रखा। बट यहाँ पे इंडिया ने इस प्रस्ताव को सपोर्ट नहीं किया। ये प्रस्ताव जो है ये यूक्रेन रशिया के कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित था और इंडिया का इस प्रस्ताव पे सपोर्ट न मिलना इसने चारों तरफ जियोपॉलिटिक्स में तरह तरह की जो बातें हैं उनको जन्म दे दिया। आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर कुल 15 मेंबर्स हैं और इन 15 मेंबर्स में से 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें से रशिया एक है, एंड बाकी जो 10 मेंबर्स हैं दे आर नॉन परमानेंट मेंबर्स जो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। हाल फिलहाल में इंडिया जो है वो इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में से एक है और उसका जो टर्म है वो दिसंबर 2022 में खत्म होने वाला है। सो इंडिया भी इस मीटिंग का हिस्सा था और उसको भी इस पे वोट करना था, बट इंडिया डिड नॉट सपोर्ट। अब ये क्यों मायने रखता है? आप जानते हैं यूक्रेन रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, मैंने भी इस पे बहुत सारी वीडियोस बनाई है, आप चाहे देख सकते हैं। ये फरवरी 2022 से लेकर के अभी तक और ज्यादा इंटेंस होता जा रहा है और इन 6 महीनों के अंदर यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली दोनों में ही बहुत सारे प्रस्ताव रखे गए। अक्सर जहां पे रशिया इन्वॉल्व होता है और इंडिया कोई पोजीशन नहीं लेना चाहता तो इंडिया जो है वो इस वोटिंग से एब्सटेन कर लेता है, यानी खुद को वोट करने से बचा लेता है। न फोर में वोट करता है न किसी भी मैटर के अगेंस्ट में वोट करता है। और ये इंडिया के लिए जरूरी भी है अगर इंडिया को रशियन एंड जो अपने वेस्टर्न पार्टनर्स हैं उनके साथ जो इंटरेस्ट है उनके बीच में एक बैलेंस बना के रखना है। जनरली इंडिया जो है वो रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में वोटिंग से एब्सटेन करता आया है एंड द रीजन इज इंडिया जो है वो रशिया के साथ में काफी अच्छे डिफेंस, एनर्जी एंड ट्रेड टाइज रखता है। अगर हम बात करें रशिया के डिफेंस की तो रशिया आज भी हमारा मेजर डिफेंस पार्टनर है। S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो रशिया ने हमको प्रोवाइड किए हैं। इतना ही नहीं, जब LAC के ऊपर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे गलवान वैली वाला इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो राजनाथ सिंह जी जो हैं हमारे रक्षा मंत्री वो मॉस्को गए थे ताकि चाइना के साथ में एक डायलॉग जो है वो शुरू कर सकें, यानी कि रशिया का मेडिएशन रहे दोनों कंट्रीज के बीच में। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी रशिया जो है वो डिफरेंट मुद्दों के ऊपर इंडिया को हमेशा सपोर्ट करते आया है। सो इंडिया की ये ड्यूटी है कि एटलीस्ट रशियन इंटरेस्ट को हर्ट ना करे। सो इंडिया जनरली एब्सटेन कर लेता है। उधर एब्सटेन करके एक और फायदा है, क्योंकि अगर इंडिया ओपनली अपने रशियन इंटरेस्ट को देखते हुए रशिया के फेवर में वोट करेगा तो वो अपने जो वेस्टर्न एलाइज हैं उनको नाराज कर देगा, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि को। और आप जानते हैं अमेरिका के साथ एंड बाकी यूरोपियन कंट्रीज के साथ इंडिया की अच्छे डिफेंस, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एज वेल एज डायस्पोरिक टाइज हैं। बहुत सारे भारतीय जो हैं वो इन देशों में रहते हैं, स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ने जाते हैं। तो इंडिया जो है दोनों के बीच में बैलेंस करने के लिए जनरली जहां पे ऐसा इशू होता है कि ना रशिया के फेवर में इंडिया वोट कर सकता है, जैसे कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। आप जानते हैं यूक्रेन पे जो रशिया का अभी इन्वेजन चल रहा है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद पहली बार हो रहा है कि कोई यूरोपियन कंट्री किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री पे अटैक कर रही है। इनफैक्ट रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स भी कर लिया 2014 में, जो कि यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। उधर वेस्टर्न कंट्रीज भी जो हैं वो इंडिया की इस एब्सटेन वाली पोजीशन से ज्यादा खुश हैं कि ठीक है आप रशिया को एटलीस्ट ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? इंडिया को इतना लिवरेज दिया जाता है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज जानती हैं इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा मार्केट है, प्लस इंडिया एक डेमोक्रेसी है जो एशिया के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज को, चाइना को काउंटर करने में हेल्प करती है। तो ये तो समझ में आया कि इंडिया अब तक एब्सटेन करता आया था, लेकिन अब ये
सडन शिफ्ट क्यों हुआ इंडिया की पोजीशन में? व्हाई वी डिड नॉट सपोर्ट रशिया? क्या ये सच्ची में जो बातें चल रही हैं जियोपॉलिटिक्स के अंदर कि इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स और जो नाटो ग्रुप है उसके लेड उसके ज्यादा क्लोजर जा रहा है एंड रशिया से दूर, ये सच है? क्योंकि कहीं ना कहीं रशिया जो है वो भी चाइना के क्लोजर जा रहा है एंड आपको पता है जिस मुद्दे की मैं बात कर रही हूं उस पे केवल चाइना ऐसी कंट्री है 15 मेंबर्स में से जिसने एब्सटेन किया वोट से एंड रशिया को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया। तो क्या ये सच्ची में इंडिया और रशिया की टाइज में एक शिफ्ट दिखा रहा है? आर दे मूविंग अपार्ट? एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया जो है उसका इस पे क्या कहना है? इंडिया और रशिया की जो टाइज है उस पे इंडिया के ये जो मूव है जहां इंडिया ने रशियन प्रोविजन को सपोर्ट नहीं किया, इसका क्या इंपैक्ट होगा हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ब्रीफ में सुपर कोचिंग के बारे में बताऊंगी। टेक्स्ट बुक आपके लिए सुपर कोचिंग IAS लेके आया है सिविल सर्विसेज की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के लिए, जहां पे आपको एक बहुत ही नॉमिनल फीस पे वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, डेली लाइव क्लासेस फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। आपकी फीस की अगर मैं बात करूं तो ये केवल 2500 रुपीज पर मंथ है एंड अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं SON20 तो आपको इसके ऊपर भी 20% डिस्काउंट मिलेगा, यानी ये केवल आपके लिए 2000 रुपए पर महीने में पड़ेगा। सो देर किस बात की है, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज्वाइन कीजिए ताकि आप अपने सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन को स्मूथ बना पाए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक और रिक्वेस्ट, अगर आप ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट पढ़ना चाहते हैं और मिस नहीं करना चाहते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहां पे एक हेडलाइन है, दिस टाइम देयर वाज नो वे इंडिया कुड हैव स्किप्ड यूक्रेन वोट, कि अब इंडिया के पास कोई चारा नहीं था इस समय कि इंडिया जो है वो वोटिंग से एक बार फिर पहले की तरह एब्सटेन कर लेती या वोट नहीं करती। ऐसा क्यों, जानेंगे। एक्चुअली मुद्दा क्या था, यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट को चलते 6 महीने हो गए हैं। फरवरी 24 से ये चल रहा है और अगस्त 24 को जब ये मीटिंग हुई तो इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते 6 महीने हो चुके हैं। दोनों ही साइड्स को बहुत ज्यादा ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है और साथ में दुनिया भर में फ्यूल, फूड एंड एनर्जी जो है उसका क्राइसिस भी कहीं ना कहीं इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके चलते देखने को हमें मिल रहा है। इधर अगस्त 24 जो है वो यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे भी था जब उसने सोवियत रशिया से आजादी पाई थी और इसी समय ये मीटिंग हुई यूक्रेन रशियन कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करने के लिए। यहां पे यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, इनकी मांग थी कि ये वर्चुअली ऑनलाइन जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है उसे एड्रेस करें और अपनी कंट्री का जो व्यू पॉइंट है वो रखें। लेकिन वहीं पे रशियन एम्बेसडर जो है उनका कहना था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग या तो जेलेंस्की को फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए या फिर उनके जो एम्बेसडर हैं वो यूक्रेन की बात को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखें, वर्चुअली उनको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। अब आगे इंडिया की पोजीशन को अगर हम डिस्कस करें तो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जो जेलेंस्की हैं वो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल को वर्चुअली या ऑनलाइन एड्रेस कर रहे हैं, इससे पहले भी वो कर चुके हैं। याद रहे कोरोना के चलते यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग्स हो रही थी वो सारी ऑनलाइन थी। तो इंडिया ने कहा अगर हमने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को वर्चुअली अलाउ किया जाए, ये पक्ष रखा है, तो हमने कहीं भी रशिया के खिलाफ वोट नहीं किया है, हमने केवल एक जो अपनी पोजीशन है उसको रखा है और इससे रशिया को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा कि जेलेंस्की वर्चुअली किसी भी मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे। साथ ही इंडिया में यह भी कहा गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन के द्वारा कि इस वोट को किसी के भी अगेंस्ट ना देखा जाए। इंडिया सर्टेनली डिड नॉट वोट अगेंस्ट रशिया। अब ये डिप्लोमेटिक पोजीशन है। इंडिया को एक तरफ अपने जो इंटरेस्ट है रशिया के साथ उनको भी बैलेंस करना है एंड दूसरी तरफ दोस्तों हर कंट्री को कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं
उनको भी रिस्पेक्ट करना होता है। और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो दुनिया भर के अंदर पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए बनाई गई थी, ताकि जो भी कंट्रीज के बीच में कन्फ्लिक्ट हो उनको पीसफुली रिजॉल्व किया जा सके डायलॉग डिप्लोमेसी के थ्रू, इंडिया ने अपनी इस पोजीशन को भी यहाँ पे रीइटरेट किया। इंडिया ने कहा हम चाहते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसे डिप्लोमेसी एंड डायलॉग के थ्रू रिजॉल्व किया जाए। एंड साथ ही साथ में इंडिया जो है वो वसुदेव कुटुंबकम, द एंटायर वर्ल्ड इज फैमिली, इस प्रिंसिपल में विश्वास करता है। और इसीलिए हम यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो भी पहुंचा रहे हैं, भले ही रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। हम हर कंट्री की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, उसको रिस्पेक्ट करते हैं। और साथ ही में उन सब कंट्रीज के साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं जो दुनिया भर में फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर का क्राइसिस जो हो रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट से, उसको कम करने में लगी हुई है। तो यहाँ पे इंडिया ने अपने प्रिंसिपल्ड और जो मोरल पोजीशन है उसको सपोर्ट किया है। एंड साथ ही में कहा है कि रशिया के साथ जो हमारी टाइज हैं वो इससे किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं होंगी, क्योंकि ये सब पहले भी हो चुका है। अब यहाँ पे मेरा क्या टेक है, अगर हम दोनों साइड को देखें तो इंडिया जब एब्सटेन कर रहा था यूक्रेन रशियन कॉन्फ्लिक्ट पे, एंड इंडिया रशिया को ओपनली एक बार भी क्रिटिसाइज नहीं किया है अभी तक, जबकि रशिया जो है यूक्रेन के अंदर बहुत ज्यादा तबाही मचा के रखा हुआ है। द रीजन इज जियोपॉलिटिक्स के अंदर अक्सर कंट्रीज जो हैं वो अपने इंटरेस्ट्स को प्रिवेल होने देती हैं अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर, और यही इंडिया करते आया है जब वो वोटिंग से एब्सटेन कर रहा था। लेकिन अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो प्रोसीजरल इशू पे वोटिंग थी वो बहुत छोटा मुद्दा है, तो इंडिया ने अपने जो प्रिंसिपल्ड पोजीशन है उसको यहाँ पे ओपनली रखा। ये कहीं से भी, जहां तक मुझे लगता है, इंडिया और रशिया की टाइज को डीपली अफेक्ट नहीं करेगा। जियोपॉलिटिक्स के अंदर अक्सर ऐसी चीजें होती रहती हैं। रशिया भी कभी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, कभी चाइना की तरफ अलाइन होता है। सो दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ जियोपॉलिटिक्स। रिमेंबर, नो वन इज योर परमानेंट फ्रेंड और एनिमी, बट यस, रशिया एंड इंडिया till now have been all weather friends. Hope this relationship continues in the future. It is in the betterment of both the countries. Thank you so much.